This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः अधिक अश्विन शुद्ध षष्ठी दिनांक 22 सितंबर 2020 चरक सूत्र स्थान अध्याय 26 वीर्य विचार शंखं चक्रं जलकां दहतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। मृदुतीक्ष्ण गुरुलघु स्निग्धो स्निग्धरूक्षोष्ण शीतलं वीर्यमष्टविधं केचित् केचित् द्विविधमास्तिताः शीतोष्णमिति वीर्यं तु क्रियते येन या क्रिया नावीर्यं कुरुते किञ्चित् सर्वा वीर्यकृता। तर्हि एतत् सूत्रं महत्वपूर्णं विशेषतः आयुर्वेदस्य यत् तत्त्वज्ञानं तत् कथम् अवगन्तव्यम् इति चेत् तर्हि सृष्टिविषयकाः ये विचाराः तद्विषयं यत् तत्त्वज्ञानं तत् तावत् द्रव्यगुणकर्मणि समाविष्टम् इति। ये केचन भावाः सृष्टौ वर्तन्ते तेषां जीवनस्य उपरि कीदृशः प्रभावः कीदृशं तत् तेषां कार्यम् इत्येतत् वक्तुं पाञ्चभौतिकम् इदं जगत् तर्हि द्रव्यात्मकम् एवञ्च तत्र गुणाः वर्तन्ते तस्य कर्माणि वर्तन्ते एवञ्च पाञ्चभौतिकं शरीरमपि विद्यते तस्य दोषधातुमलादयः भावाः तेपि पाञ्चभौतिकाः द्वयोः केन प्रकारेण कथं विचारः कर्तव्यः बाह्यानां पाञ्चभौतिकद्रव्याणां शरीरेण सह सम्बन्धः आहारद्वारा भवति विहारद्वारा भवति एवञ्च स्वास्थ्यानुवृत्तिः अपि तेन भवति तथैव रोगप्रादुर्भावः अपि तेन भवति औषधरूपेण पुनः द्वयोः सम्बन्धः भवति तद् औषधं कथं स्वास्थ्यवृत्ति जनकम् अथवा स्वास्थ्यवर्धकं भवेत् अथवा स्वस्थस्य ऊर्जस्य तत्दृश्यं तत्र सान्निध्येन प्रकारेण अथवा तद् रोगप्रशमकं कथं भवेत् इत्येतद्विषये यच्चिन्त्यं तदपि अनेनैव प्रकारेण द्रव्यगुणकर्मद्वारा चिन्तनीयम् अतः सकलोऽपि अयं विचारः आयुर्वेदशास्त्रदृष्ट्या तत्त्वज्ञानम् अवगन्तुम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः इति दृश्यते अतः तस्यैव विवरणम् अद्य क्रियते
श्वः अगर तो यास्यामः। तो जैसे कि मैंने बात की अभी संस्कृत में कि आयुर्वेद का तत्वज्ञान हमें अगर हमें समझना है तो बाह्य सृष्टि और जीव इनमें किस प्रकार से संबंध है उसको समझना जरूरी है। और ये दोनों का बेस जो है वो पांचभौतिक बेस है। सृष्टि भी पंचमहाभूतात्मक है और देह भी हमारा पांचभौतिक इस प्रकार का है। सृष्टि के पंचमहाभूतों के आधार पर उसके गुण कर्म है। देह के जो भी भाव है, शरीर, इंद्रिय, आत्मा, मन, ये भी चारों द्रव्य है। और शरीर में दोष धातु, मल, उपधातु, ये सभी द्रव्य ही है इस प्रकार से। वैसे सृष्टि के पंचमहाभूतों के गुण और कर्म है और शरीर के पंचमहाभूतों के गुण और कर्म इस प्रकार के हैं। जो हमारे शरीर से संबंध बाह्य द्रव्यों का आता है वो एक तो आहार रूप में आता है, कुछ विहार रूप में आता है और एक औषध के रूप में आता है। आहार और विहार रूप जो है वो स्वास्थ्य का कारण भी है, स्वास्थ्य के बिगाड़ने का भी कारण है। और औषध रूप जो है वो भी स्वास्थ्य टिकाने वाला या स्वास्थ्य की वृद्धि करने वाला या फिर रोगों से मुक्ति दिलवाने वाला इस प्रकार का है। तो ये जो बेस है उसका उसको भली भांति समझ लेना। सृष्टि अभी हम विचार करें वो सृष्टि के बारे में ज्यादा विचार, और शरीर और उससे संबंधी जो भी कुछ भाव है उनके बारे में विचार पूरे ग्रंथ में होता रहता है। स्वस्थ में होता रहता है, रोगों में होता रहता है, उनकी चिकित्सा में होता रहता है। लेकिन सृष्टि से संबद्ध जो विचार है वो दो तरीके से होता रहता है। एक स्वस्थ वृत्ति के हिसाब से होता रहता है जो अन्न स्वरूप विज्ञानी आगे आएगा इस बारे में। और फिर उसमें अगर गड़बड़ी हो जाती है, उसमें अगर कुछ बदलाव आ जाता है तो रोग की निर्मिति होती है। और उससे दूर होने के लिए ये फिर से उसको मार्ग पे लाना जरूरी होता है। और साथ में आहार द्रव्यों का, औषध द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो दोष साम्य फिर से स्थापित कर पाएंगे। तो वीर्य जो है वो अष्टविध वीर्य इस प्रकार का बताया गया। मृदु, तीक्ष्ण, गुरुलभ, स्निग्ध, रूक्ष, उष्ण, शीतल। तो ये द्वंद्व है, चार प्रकार के द्वंद्व है। तो वीर्यम अष्टविधं केचित्, कुछ लोग अष्टविध वीर्य इस प्रकार के मानते हैं। वैसे गुरुमंद ही बस दिग्दश लक्षण शांत मधुश्रय 20 गुण है, 20 गुण, 10 और उसके प्रतिद्वंद भी 10। उन 20 में से केवल 8 को वीर्य संज्ञा प्राप्त हुई है और उनमें से भी केवल शीत और उष्ण, ये द्विविधमास्थिता, ये दो ही प्रकार के वीर्य बताए गए। तो इनका जो मृदु, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष और उष्ण, शीतल, ये जो वीर्य है, वीर्यंतु प्रियते येन या क्रिया, तो जिसके जरिए कोई भी क्रिया होती है तद्वीर्य, या उसको वीर्य इस प्रकार से कहते हैं। न अवीर्यं कुरुते किंचित्, अगर वीर्य नहीं है तो कुछ भी नहीं करते हैं। सर्वावीर्य कृता, जो जो भी क्रिया है वो सभी सर्वावीर्य कृता क्रिया वो वीर्यकृत इस प्रकार की ही है, वीर्य के द्वारा की जाने वाली ऐसी ही है। तो वीर्य एक सबसे अहम इस प्रकार की चीज रहेगी और उसको अगर हम भली भांति समझ पाएंगे तो बेहतर होगा।
लेकिन आधुनिक विज्ञान के वीर्य के कंसेप्ट में और आयुर्वेद के वीर्य के कंसेप्ट में फिर भी अंतर है। वहां भी एक्टिव प्रिंसिपल करके बताया गया। हाँ, और वो एक्चुअली कार्मुक इस प्रकार का होता है। हाँ, अगर हम अलग कर सकते हैं, उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो सिर्फ उसी का प्रयोग हो सकता है जहां हम नैसर्ग से दूर जाएंगे, नैसर्गिक औषधि निर्माण से दूर चले जाएंगे। कल ही बात हो रही थी कि हल्दी का प्रयोग करना और उसमें कार्यकारी तत्व कर्क्यूमिन है, तो कर्क्यूमिन का एक्सट्रैक्ट इसमें ज्यादा मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा कर्क्यूमिन कितना मिलता है? 4, 5, 6% मिलता है ऐसा। तो ऐसे स्पेसीज डेवलप करें कि जो ज्यादा कर्क्यूमिन दे सके, और फिर उसमें से कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट करके उसकी टैबलेट बना के या कैप्सूल बना के लोगों को दे। ये अभी तो इस तरीके का रिसर्च चल रहा है, और उसकी एक चेन है इस प्रकार से, किसानों से लेकर फार्मेसी तक, और फार्मेसी से आगे डिस्ट्रीब्यूशन उसका। तो ये कर्क्यूमिन उसमें कार्यकारी तत्व इस प्रकार का है, और ये हल्दी की खासियत है इस प्रकार की कि उसमें वो पाया जाता है। कर्क्यूमिन से क्या फायदे होते हैं वगैरह वगैरह, इसका रिसर्च एलोपैथी में किया गया है। हाँ, चाहे कैंसर की बात हो या बाकी रोगों की इस प्रकार की बात हो। नहीं, वो एक अलग चीज है। एक बहस हुई थी नानल सर, जिसमें थे धातु नानल सर थे, और गूगल में K4 करके एक घटक पाया गया, और वो जहरीला है, और फिर उससे क्या क्या होता है इसके बारे में काफी बहस हुई। और वो सभी वैद्यगण अचंभित रहे कि हम इतने वर्षों से बुलबुल प्रयोग कर रहे हैं और किसी को ये पता ही नहीं है ये इतना जहरीला है। तो सभी इस मुद्दे पर पहुंचे कि हमें बुलबुल का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। हम गलती से एक जहर का प्रयोग करते आए हैं, हाँ, तो उसको छोड़ देना चाहिए। आजकल तो अर्कट ड्रॉप मिल रहे, क्या वो सही है? आयुष्वाद का भी अर्क मिलने लगा है, ये एक अलग चीज है। इसमें किस साधन से उसका कार्यकारी तत्व भली भांति काम करेगा, या जो हमें चाहिए जो वो हमें मिल जाएगा, इसमें काफी अंतर है। जनरली वाटर सोल्यूबल जो चीजें है, पानी में जो पिघल जाती है, उनको करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि वो तो पानी उसमें डाल देंगे, वो जो कार्यकारी तत्व है उसमें पिघल जाएगा, वो पानी निकाल देंगे, और फिर उस पानी से वो द्रव्य निकाल देंगे। तो काढ़ा बनाना, हाँ, ये सबसे आसान तरीका इस प्रकार का है। पांट इस प्रकार का बनाना, हिम बनाना, ये वॉटर सोल्युबल एक्सट्रॅक्ट के बारे में कर सकते हैं। वीर्य म्हणजे द्रव्यामध्ये बद्ध असलेली शक्ती, एनर्जी असे समजू शकतो का? हं, ये तो सही है। हाँ, इसमें सबसे अहम विचार रहता है कि कोई भी कार्य होता है तो वो किसके जरिए होता है, और वो जो कार्य करने वाली शक्ति, उसको वीर्य कहते हैं। इतना
थोड़ा सा उसमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा था कि वाटर सोल्यूबल इस प्रकार का अगर है तो वो आसान है, लेकिन वर्धमान पिप्पिल रसायन समवृद्ध दशा निदशपुष्पितम दिनम, इसमें कार्यकारी तत्व दूध में आ जाता है, ऐसा बताया गया है। तो ये अलग मीडिया हो गया, पानी से अलग मीडिया इस प्रकार का हो। कुछ लोग समर्थन करेंगे कि दूध से उस पिप्पली का जो उष्ण तीक्ष्णत्व है वो कम हो जाता है, दूध संस्कारित हो जाता है और अपने शीत मधुर शीत भी मधुर समधुर विपाक इन भावों को छोड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी पिप्पली के गुण ले लेता है और इसलिए पिप्पली के उष्ण तीक्ष्ण गुण का कार्य हम थोड़ा सह सकेंगे इस स्टेज में आ जाता है, इसलिए दूध का प्रयोग। लेकिन दूसरी भी चीज ऐसी है कि उसमें ऐसा कुछ कार्यकारी तत्व है जो दूध में घुल जाता है, मिल जाता है प्रकार से। तो ये भी एक कारण हो सकता है, ऐसा है। वीर्य यानी द्रव्य की जो शक्ति शरीर में पाचन होने पर रिलीज होने वाली शक्ति, पाचन होने पर न होने पर भी अलग चीज है। वैवाहिक विकासी जहरीले इस प्रकार के जो द्रव्य है उनकी पाचन की अपेक्षा दाक्षायणी में नहीं रहती, वो पहले फैल जाते हैं फिर पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। हाँ, मैं गुग्गुल के बारे में बताना भूल गया। तो सभी वैद्य इस नतीजे पर आने वाले थे कि हमें गुग्गुल वापर करना छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। फिर नानल ने समझ किया कि हम इतने वर्षों से गुग्गुल प्रयोग करते आए हैं और किसी को भी इस प्रकार का बुरे अनुभव का एहसास नहीं है, किसी का ही बुरा अनुभव नहीं है कि गुग्गुल से नुकसान हो गया, जहरीले परिणाम दिखाई दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो K4 उसमें एक घटक होगा और वो जहरीला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम K4 नहीं दे रहे हैं, हम गुग्गुल दे रहे हैं। अगर हम केवल जहरीला K4 दे देंगे तो उसके जहरीले परिणाम निकल आएंगे, लेकिन ये वजह हो सकती है कि उसके कारण गुग्गुल सूक्ष्म व्यवहार विकास इस प्रकार का है, जो जहर के गुण उसमें है, वो जहर के उन गुणों का फायदा गुग्गुल को मिलता होगा और शायद गुग्गुल में अन्य भी तत्व रहेंगे जो उस जहरीलेपन को कम करते हैं या नरिफाई करते हैं। और इसीलिए तो हमें किसी में भी इसके विपरीत परिणाम दिखाई नहीं दिए हैं गुग्गुल के इस प्रकार से। तो ये मूर्खता है, अगर आप गुग्गुल को छोड़ देंगे तो एक अच्छी दवा हम छोड़ देंगे और ये हमारा ही नुकसान इसमें होगा इस प्रकार से। तो सब वैद्यों ने उनका कहना मान लिया और वो विषय वहीं पे खत्म हुआ। कहने की बात यह है कि केवल वो एक्टिव प्रिंसिपल का प्रयोग करना है या मूल द्रव्य का प्रयोग करना है। हम कहेंगे कि मूल द्रव्य का ही प्रयोग करो, एक्सट्रैक्ट का प्रयोग मत करो प्रकार से, क्योंकि वो नैसर्गिक है। एक्सट्रैक्ट जो है वो बाद में केमिकल भी बन सकता है, केमिकल फैक्ट्री में निर्माण उसका हो सकता है और फिर उसके दुष्परिणाम होने लगते हैं, क्योंकि जो अन्य द्रव्य उस द्रव्य में है जो शायद उस दुष्परिणाम उन दुष्परिणाम को कम करने वाला हो या काउंटर एक्ट करने वाला हो, वो अगर उसमें नहीं रहा तो ये दुष्परिणाम होने ही वाले हैं। समझो, मान लो कि सर्पगंधा ब्लड प्रेशर के लिए अच्छी दवा है, ब्लड प्रेशर का आयुर्वेदीय निदान होना और उसके अनुसार चिकित्सा देना वास्तव में आवश्यक है। फिर भी हम मानकर चलते हैं कि हाँ, चोपड़ा ने संशोधन किया और
ब्लड प्रेशर के लिए दवा सर्पगंधा है, ऐसा बताया। फिर आगे चलकर उसका सर्पेंटिन, ये अल्कलॉइड अलग किया गया, कार्यकारी तत्व जो है उसका कमर्शियल यूज के तरीके से केमिकल निर्माण आरंभ हो गया। फिर उसके दुष्परिणाम आने लगे सर्पेंटिन। और ये क्यों हुआ? तो सर्पगंधा जब मूल रूप में हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ में, उस एक्टिव प्रिंसिपल के सर्पेंटिन के साथ में और भी कुछ उसमें है जो शायद उसको प्रतिबंधित करता होगा, उसके साइड इफेक्ट्स को प्रतिबंधित करता होगा। और अगर हम इस प्रकार से चाहते हैं कि वो एक्टिव प्रिंसिपल हमें नेचुरली मिले, तो विविध कल्पनाएं हैं। हिमफांट क्वाथ से लेकर सिद्ध क्षीर, सिद्ध घृत, सिद्ध तैल, या फिर अन्य कल्पनाएं, परपटी जैसी कल्पना हो या और कुछ हो, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो जिस तरीके से उसका जिस प्रकार का वीर्य जिस रोग के लिए कार्यकारी हो सकता है, उसके बारे में हमें सोचना है। और आशवारिष्ट एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। द्रव्याजोल हैज बैलेंस्ड इट्स हायर परिणाम with least side effects। या वही है। तो Bhushan Patwardhan study also found Vallataka more useful than its extract derived from it। और वो एक्सट्रैक्ट काफी नुकसान करता है अगर पारंपरिक रीति से भल्लातक का सेवन किया जाता है तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। महात्मा गांधी स्ट्रेट सर्पगंधा टी कॉस्टली। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें कार्यकारी तत्व क्या है, ये अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, लेकिन सिर्फ कार्यकारी तत्व का ही प्रयोग करना ये गलत, ये तो एलोपैथी होगी। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में बड़ी इंस्टीट्यूट है, CDRI। और मैं एक बार जाके आया हूँ वहां पे, और कई वर्षों से यही काम चल रहा है। एक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है ये देखना सरकार। अभी ये जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट है, CCRS का यूनिट है पुणे में, वहां भी इसी प्रकार का काम चल रहा है। ये एक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है वो ढूंढना। और आश्चर्य की बात है, ये सब इंस्टीट्यूट्स में, ये जवाहरलाल नेहरू तो CCRS के अंडर है, केवल 2 वैद्य है, बाकी सब फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोग्नोसी, बॉटनी, इथनोबॉटनी वगैरह वगैरह इस प्रकार के लोग हैं। तो एम्प्लॉयमेंट किसको जा रही है? आयुर्वेद का फंडिंग हो रहा है, CCRS फंडिंग कर रही है, एम्प्लॉयमेंट सभी जा रही है, वो वैद्यतर लोगों को जा रही है। सिर्फ 2 वैद्य है इस प्रकार से। और हम समझते हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो हम दुनिया के सामने ये रिसर्च नहीं रख सकेंगे। पतंजलि भी इसी प्रकार का काम कर रहे हैं, हरिद्वार में उनकी बड़ी लैब है, अल्ट्रा मॉडर्न लैब इस प्रकार की है। तो अभी भी हम उस मानसिकता से बाहर नहीं निकले कि एक्टिव प्रिंसिपल क्या है उसका। आता पण वासन वेलच्या एक्सट्रॅक्टचा स्टडी सुरू आहे कोरोना। तो जब भी के कैंसर की बात हुई थी तो सेल लेवल पर मॉलिक्यूल का स्टडी करना, ये ऐसा ही चल रहा था सिलसिला इस प्रकार से। तो हमारे हिसाब में आयुर्वेद का रिसर्च नहीं, ये तो मॉडर्न रिसर्च है। चाहे आप नाम कोई भी दे दो, ये आयुर्वेद का स्टडी है ऐसा करके, लेकिन ये आयुर्वेद का रिसर्च है ही नहीं वास्तव में। तो
इसमें मृदु, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण, शीतल, इन 8 गुणों की या वीर्यों के आधार पर संशोधन होना जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जनरल स्टेटमेंट है, या अष्टविध वीर्य जो है उसका ये जनरल स्टेटमेंट है, और फिर उसमें से कुछ विशेषता, गुरु गुण में विशेषता, लघु गुण में विशेषता, स्निग्ध में, रूक्ष में, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से जिसके द्वारा कार्य होता रहता है, या सिर्फ शीत और उष्ण इन्हीं के द्वारा कार्य होता रहता है। और एलोपैथी में जो चल रहा है वो स्पेसिफिक एक द्रव्य जो उसी में पाया जाता है एक्टिव प्रिंसिपल के रूप में, उसी का प्रयोग करो, इस प्रकार की स्थिति रहती है। तो इसमें इस प्रकार का जनरल गुरु मंद, हिमस्निग्ध वगैरह वगैरह इस प्रकार का कुछ भी नहीं है एलोपैथी में जो बताया गया है। तो अगर हमें वीर्य के ऊपर काम करना है, तो मानो कि गुरुची कोई कार्य कर रही है, चाहे ज्वरग्न कार्य हो, चाहे रसायन कार्य हो, चाहे कामला में काम होने वाला हो, या किसी और रोग में काम होने वाला, और मानकर चलते हैं कि उसमें बहुत सारे अल्कलॉइड्स है, इसमें बहुत सारे घटक द्रव्य है जो विभिन्न विभिन्न रोगों के लिए काम करने वाले हैं इस प्रकार से। तो हमें अगर हमारी दृष्टि से संशोधन करना है, तो इन अष्टविध वीर्य या द्विविध वीर्य को लेकर आगे जाना पड़ेगा कि गुरुचि, उष्ण वीर्य और स्निग्ध, पिच्छिल वगैरह वगैरह इस प्रकार के गुणों के कारण इस प्रकार का बल्य कार्य करती है, इस प्रकार का ज्वरग्न कार्य, तिक्तरस होने के कारण ज्वरग्न इस प्रकार का कार्य करती है वगैरह। तो हमें हमारे दृष्टि से कौन सा कार्य किस गुणों द्वारा हो रहा है ये सोचना चाहिए, तो आयुर्वेद का वो होगा। और अगर माध्यम का विचार करना ही है, तो हमारे यहाँ जो माध्यम है, जैसे कि जल है, या फिर स्नेह है, तेल है, घी है, इस प्रकार का दूध है, और आरव असवारिष्ट है, ये कम से कम हम सोच सकते हैं। अब ये अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट की बात एलोपैथी में की जाती है, होम्योपैथी में की जाती है, और उसमें से एक्सट्रैक्ट किस प्रकार से निकलेगा, अगर उस मीडिया का वापर करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो क्या मिलेगा, घी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिलेगा, इस प्रकार के बारे में हमें सोचना है। इस प्रकार से मिथ्या दृष्टि ने तथाकथित आधुनिक विद्वान ड्राइव होता है, भारतीय शास्त्र प्रणीत सम्यक दृष्टी जगासमोर प्रभावीपणे मांडू शकलो तर सर्वथा लोककल्याणकारी ठरे। हाँ, लेकिन ऐसे है ना, ऐसा विचार करने वाले कोई भी नहीं है। ये मैं आपके सामने पहले प्रस्थापित कर रहा हूँ कि वीर्य का अगर आयुर्वेद की दृष्टि से विचार करना है, तो अष्टविध वीर्य, द्विविध वीर्य के जरिए करना चाहिए, एक्टिव प्रिंसिपल के जरिए से नहीं करना चाहिए। और फिर जो माध्यम हम प्रयोग करेंगे वो हमारे माध्यमों को हम प्रयोग करेंगे। फिर तो उपयुक्तांग एक कंसेप्ट है ना, कि किस चीज के लिए क्या उपयुक्त है। तुलसी ले लेंगे, तुलसी के पत्तों का गुण अलग है, तुलसी के बीजों का गुण अलग इस प्रकार का है। बीज शीत है, पत्ते उष्ण है, एक ही पेड़ में ये अलग अलग चीजें इस प्रकार की है।
तो वो एक अलग भाग होगा कि उपयुक्तांग क्या है, कैसे उसको हम ले लेंगे। हमारा वर्गीकरण भी फलिनी गुलिनी इस प्रकार का है, तो इसके मूल का इस्तेमाल करना है, इसके फल का इस्तेमाल करना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से हाँ, हमें उसके बारे में सोचना है। तो ग्रंथों में तो दिया है, हम पढ़ नहीं रहे ग्रंथ, अब भली भांति पढ़ नहीं रहे, और भली भांति उसका अर्थ समझकर उसका कैसे प्रयोग करना है ये नहीं समझते। हम अंधे हो गए हैं आधुनिक विज्ञान से, और उनका जो तरीका है वही तरीका है ऐसा सोचकर आगे जा रहे हैं। एक प्रयास इनका अच्छा है, गोवा पढ़ के सर की जो किताब है, हाँ, द्रव्य गुण के बारे में, उन्होंने काफी प्रयास किया है कि कोई भी द्रव्य लेकर उसके जो भी कार्य है वो किन गुणों से होते रहते हैं, इस प्रकार से उन्होंने काफी बहस की कि इसके लिए ये कार्य होता है, इसके लिए ये कार्य होता है, वगैरह इस प्रकार से। और ये एक द्रव्य के लिए समझ लेना भी काफी मुश्किल इस प्रकार की स्थिति है। जब संयोग बन जाते हैं, बहुत सारे द्रव्यों के संयोग बन जाते हैं, काफी संस्कार बन जाते हैं, तो फिर उसके बारे में आगे सोचना ये और दिक्कत वाली बात इस प्रकार की है। तो मूल द्रव्य को समझ लेना ही काफी मुश्किल इस प्रकार से है। तो अष्टविध वीर्य अगर हम अ, उसको देखने की कोशिश करेंगे, गुरु लघु इस प्रकार से आरंभ करके, तो उसमें महाभूतों का विचार फिर से आया। तो पृथ्वी और जल महाभूत ये गुरु है, अग्नि वायु आकाश ये लघु इस प्रकार के हैं। तो मान लेते हैं कि हाँ, कांचन अर्थ को कैसे प्रयोग करें, हाँ, तुम द्रव्य गुण देखो कांचन अर्थ का, और हाँ, फिर उसकी छाल का ही प्रयोग ज्यादा रहता है। तो छाल ले लो, और फिर आगे अगर कुछ टिकने वाली चीज बनानी है तो सबसे बेहतर ऑप्शन है घनसार बनाओ, काढ़ा बनाओ और फिर आगे घनसार इस प्रकार से बनाओ। घी बना सकते हैं या और कुछ इस प्रकार के, लेकिन हर एक की एक शेल्फ लाइफ इस प्रकार की रहेगी। Sometimes I attended one lecture on the renowned Vaidya by Viruddhahar Sevan. In that, he told about why ghee and honey not used in equal quantity. Ghee is monosaccharides and madhu is polysaccharide is the reason. ये एक तरीका है देखने का। अभी ये मालूम नहीं कि मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, हाँ, सही है। तो ये एक आधुनिक दृष्टिकोण है, सिर्फ यही सही होगा ये नहीं है। अगर हम भूल जाते हैं कि फार्माकोलॉजी नाम की कोई चीज है, सिर्फ आयुर्वेद है, ऐसा अगर हम समझ कर चलते हैं, तो हमारे हिसाब में इसका कुछ अलग रीजन होगा कि गीता और मधु को सम मात्रा में साथ में लेना विषय होता है, और मात्रा का संबंध उसमें ज्यादा है। दोनों अलग अलग श्रेष्ठ औषधियां है, परम औषध है। तो पीसीओडीच्या पेशंटसाठी काही पेशंट मध्ये वमन देताना कांचनाचा काढावा, ठीक है। तो कांचना गूगल पे एक ऑप्शन अच्छा है, टिकाऊ इस प्रकार का रहेगा। हाँ, हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमारी दृष्टि से देखना है, और अष्टविध वीर्य हो या द्विविध वीर्य,
इस प्रकार का हो, उसके जरिए इसके बारे में सोचना है। तो अग्नि और श्रोम ये दो महाबलवान वीर्य इस प्रकार के हैं और उसके बगैर कुछ भी नहीं है, ऐसा कहना है। तो मैं बात कर रहा था कि गुरु लघु इसके बारे में सोचना है तो पंचमहाभूत के आधार पर इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। मृदु तीक्ष्ण इसके बारे में सोचना है तो तीक्ष्ण जो है वो तेज महाभूत से संबद्ध इस प्रकार का है। Some Vaidya use extract of herbs in arrowroot. Think compressor uses this way. ये तो मालूम नहीं मुझे, arrowroot में इस प्रकार से करते होंगे, इस प्रकार से। लेकिन नानल सर सुवर्ण गैरिक में करते थे इस प्रकार से, और सुवर्ण गैरिक एक माध्यम के रूप में प्रयोग करना है और उसको गुरुचि स्वरस की भावना दे देना है, गुरुचि पाठ की भावना दे देना है, इस प्रकार से भी करते थे। तो हर एक की एक अलग अलग इस प्रकार की सोच रहेगी। मैं मूल विषय की तरफ ध्यान देना चाहता हूँ कि हमारी जो सिस्टम है वो गुरुवारी अष्टविध वीर्य या अरारोट इज स्टार्च तवकील नाम से मिलता है और उसकी पेया बना के लेते हैं। अरारोटचा माध्यम म्हणून विचार कोणत्या बेसिसवर मैं नहीं बता सकता। हमने भस्मों के बारे में ऐसा किया है या जो भी रसशास्त्र के कल्प है वो मिल्क शुगर में, ग्लूकोज शुगर में या अरारूट वगैरह जैसे में कर सकते हैं, उसका सूक्ष्मीकरण कर सकते हैं। वहां सिर्फ वो सूक्ष्मीकरण के लिए उनका प्रयोग होता रहता है ताकि बहुत कम मात्रा में काम हो जाता है और फिर भी पोटेंसी बढ़ जाती है, ऐसा उनका कहना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये अष्टविध विद्या के ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें। अगर सर्पगंधा के ऊपर रिसर्च करना है, कर्क्यूमिन के ऊपर रिसर्च करना है वगैरह वगैरह, हल्दी के ऊपर नहीं, तो हम सर्पगंधा के ऊपर करेंगे, कर्क्यूमिन के ऊपर नहीं करेंगे या सर्पेंटिन के ऊपर नहीं करेंगे। और जो कार्य हमें अपेक्षित है, चाहे ब्लड प्रेशर कम करने का कार्य हो या इम्यूनिटी बढ़ाने का इस प्रकार का काम, तो वो किस तरीके से होता है ये हमें सोचना है इस प्रकार से। और ये अष्टविध वीर्य या द्विविध वीर्य किस प्रकार से उसमें कार्य करेंगे, इसके बारे में सोचना है। और फिर किस माध्यम का प्रयोग करना है ये भी सोचना है कि जल माध्यम का ही प्रयोग करे या असवारिष्ट कुछ बनाए या कुछ सिद्धवृत्त वगैरह ऐसा कुछ बनाए वगैरह, इसके बारे में सोचना है। तो जिस माध्यम का प्रयोग करेंगे उस माध्यम की कुछ खासियत रहेगी, उसके जरिए उसके जो कार्यकारी अंश है वो उसमें आ जाते हैं और फिर उनका प्रयोग करना आसान इस प्रकार का हो जाता है। सुभाष पाध्ये करके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पुणे यूनिवर्सिटी में थे और उन्होंने आयुर्वेद रसशाला के लिए ताम्र भस्म और लोह भस्म के ऊपर काम किया था। और मैं भी उस सिलसिले में उनसे मिला था, उस कार्य जो चल रहा था। तो जब उन्होंने सुना कि वैद्य हूँ मैं, तो उन्होंने बताना आरंभ कर दिया कि भस्म ऑक्साइड नहीं है वो काफी बहस 15-20 मिनट वो उसी पे बोलते रहे। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे मालूम है भस्म ऑक्साइड नहीं है, भस्म कॉम्प्लेक्स है, दूसरा कुछ कॉम्प्लेक्स है इस प्रकार से। तो बोले नहीं नहीं, जब जिस किसी वैद्य से मैंने बात की वो मुझे यही बताते रहते कि भस्म ऑक्साइड होता है।
मैंने कहा मुझे तो पता है कि ऑक्साइड नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्स है, बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है इस प्रकार से। तो तुम्हें उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर स्टैंडर्डाइजेशन करने के हिसाब से ये चल रहा था, और उनका कहना था स्टैंडर्डाइजेशन हो ही नहीं सकता। 160 करीबन शोधन की प्रक्रिया है, मारण की उतनी ही प्रक्रिया है, इसमें क्या स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे आप? और वैसे अभ्रक के बारे में भी बात चली। अभ्रक संतर्पण द्रव्यों से मारित करना, अपतर्पण द्रव्यों से मारित करना, ये भी एक अलग चीज इस प्रकार की है। और अभ्रक का प्रयोग वसंत कुसुमाकर में भी होता है और आरोग्यवर्धिनी में भी होता है, दोनों अलग कार्य है। वसंत कुसुमाकर एक ब्रोहण संतर्पण जाति का कल्प है, और आरोग्यवर्धिनी ये अपतर्पण जाति का कल्प है। तो हमारा मकसद क्या है, हमारा उद्दिष्ट क्या है, कहाँ मैं उसको इस्तेमाल में लाना चाहता हूँ, ये सोच समझ कर किस प्रकार की शोधन प्रक्रिया में अपना लूं, किस प्रकार की मारण प्रक्रिया में अपना लूं, ये हमें सोचना है। ऐसा उनका कहना था, ये केमिस्ट्री वाला आदमी है, फिर भी वो बहुत अच्छा विचार करता है। हम वैद्य में विचार करते हुए विचार नहीं करते, वो इस प्रकार के विचार करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बारे में काफी गलत फहमियां हैं, और इन विचारों से जो आधुनिक वैदिक के विचार है, हमारा पूरा विचार प्रदूषित हो गया है, हम अपने तरीके से विचार ही कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा। तो हर एक द्रव्य में एक शक्ति रहती है, या बहुत सारी शक्तियां रहती है, हम किस शक्ति का किसके लिए उपयोग करना चाहते हैं उसके अनुसार उस द्रव्य को संस्कार कैसे करने हैं, क्या करने हैं, उसके बारे में सोचना है। अभ्रक भस्म के बारे में ये बात ज्यादा क्लियर है कि अगर हम संतर्पण जन्य विकारों में अपतर्पणोत्था अभ्रक का प्रयोग करना चाहते हैं तो एक अलग संस्कार होगा, और दूसरे संतर्पण करने वाले औषधों में उसका प्रयोग करना है तो वो अलग इस प्रकार का होगा। तो उस द्रव्य की कार्मुकता क्या क्या है, ये पहले सोच लेना है। यष्टिमधु जैसा द्रव्य 13 गणों में आया है, तो उसकी कार्मुकता या उसकी क्षमता काफी ज्यादा है। हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं यष्टिमधु को, और उसका जिस तरीके से प्रयोग होना चाहिए उतना हम नहीं कर रहे हैं वास्तव में। आत्रेय अभी वहां पे बताते हैं कि एक ही द्रव्य ऐसा मिले जो बहुकर्म करने समर्थन सत कहा अन्य इच्छित उपदेश में उदाहरण एक ही द्रव्य इस प्रकार का मिल जाए बहुत कार्य करने में समर्थ हो, तो बाकी करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। कौन उपदेश भी कौन करेगा, और समझने की कोशिश भी कौन करेगा। नागार्जुनाभ्र रसमध्ये सहस्रकोटी अभ्रक भस्म सांगितले आहेत, तसं नागार्जुनाभ्र रस बनवला गेल्यास बऱ्याच अत्येक अवस्थेत वापर करता येईल। सध्या 30-40 कोटी अभ्रक भस्म वापरलं जातं निश्चंद्र भस्म। ये तो सही है, सहस्रपुट वाला अभ्रक होना चाहिए अगर सहस्रपुट अभ्रक का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो वास्तव में सहस्रपुट होना चाहिए, और इसमें अग्नि की शक्ति भी जा रही है, ये एक अहम चीज है। 1000 बार उसको अग्नि मिल रहा है, और ये E=mc² सूत्र लगाओ तो उसमें कितनी शक्ति समा गई है हम समझ लेंगे। और ये संस्कार के जरिए जा रही है, चित्र क्या भल्ला तक उसमें खुद का अग्नि है,
उसका तेज महाभूत प्रबल इस प्रकार का है, वो एक अलग चीज रहेगी। और इस प्रकार से अग्नि देते रहना, ये एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। तो हर एक द्रव्य की खासियत हमें समझनी है कि उसके किस किस प्रकार के उपयोग हो सकते हैं। हाँ। और फिर विशिष्ट उपयोग हमें मिले, उसका फायदा मिले, इसके लिए क्या करना है उसके बारे में सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और फिर उस परिप्रेक्ष्य में कैसे कैसे क्या क्या प्रयोग करना है उसके बारे में हम सोच सकेंगे। फिलहाल परिस्थिति ऐसी है, हम जो प्रैक्टिस करते हैं उसको क्या कहे, एक बड़ी समस्या है। हम कितना समझ पाते हैं और कितना उसका प्रयोग करते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। और ये बुजुर्गों के बारे में भी है, काफी लोगों के बारे में छोड़ दो। मैं कहता आया हूं कि हम मेडिसिन में मरीज को बिठाते हैं, हमें ये कार्य चाहिए इस मरीज में, ये कार्य करने वाले ये हमारे दिमाग में द्रव्य है, उन सभी का एक रुग्ण में प्रयोग करेंगे और सफलता पाएंगे। ऐसी सिचुएशन है, ये वास्तव में सही नहीं है। बहुकारण योगजन्य भाव रोग है, उन सभी भावों को समझकर रोग क्या है ये समझ लेना, ये एक आम चीज होती है। और उस सब परिस्थिति का विचार करके कौन सा द्रव्य इसमें एग्जैक्टली कारण होगा ये समझ पाना, और फिर उसका किस प्रकार से प्रयोग करना है, किस कल्पना से प्रयोग करना है ये समझ पाना, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और सर्वथा किसी एक द्रव्य से ही काम चलेगा ऐसा भी नहीं है। 50 महाकषाय बताए गए तो एक द्रव्य से कार्य हो सकता है, लेकिन बहुत सारे औषधि योग भी है इसमें काफी औषधि द्रव्यों का प्रयोग होता रहता है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए करना है। और अभी हम जो करते हैं वो सूचेकर भी देते हैं, उसके साथ चौक्तिक भी देते हैं, तांबुला दे देते हैं, दुर्वा दे देते हैं, भूनिमा दे देते हैं। पाचन आयुर्वेदात आम्ही त्याचं नक्की काय आहे म्हणजे जसं आपण आता ही औषधं सूक्ष्म वापरतो आणि त्यांनी काय तसं सांगितलेलं नाहीये, पण आणि वापरायला सांगितलेली आहेत ना. तर पाचन हे करत असतानाचा वेगळेपणा काय आहे? कारण शेवटी ऍक्टिव्ह द्रव्यातून ती तुम्ही वापरत जाते ना, त्याच्यामध्ये तीव्रता जास्त येणार असं नक्कीच आहे. तर ते कधी वापरायचं आणि असं असलेलं कधी वापरायचं, बेसिक प्रश्न असला पाहिजे. असं नसणार है। इसमें दो है, पाचन क्या है ये एक अहम मुद्दा है। पाचनम दीपनम शत्रु व्यायाम आता पमारता, ये श्रवण चिकित्सा बताई गई है। औषध द्रव्यों द्वारा हम काम करते हैं, वो पाचन या दीपन इसी प्रकार का है, उसमें बाकी कुछ है ही नहीं, बाकी सब विहारात्मक है। और दूसरी चीज ऐसी है कि सूक्ष्म औषधियों का प्रयोग अभी हम कर रहे हैं, वही सभी जगह करना है या मूल द्रव्य से काम लेना है, ये भी एक अलग इस प्रकार की बात है। इनका कहना है कि सिद्धि होनी चाहिए, किसी भी तरीके से करो, मरीज में रिजल्ट्स मिलने चाहिए। सिद्धि आख्या के वैद्य
गुणैर्युक्तं विषक्तमम् सर्वैश्च गुणैर्युक्तं विषक्तमम्। ये अच्छा वैद्य है, ये सिद्धि जब हो जाती है तब प्रचार उसका हो जाता है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये आरोग्यवर्धिनी भी देंगे, उसके साथ त्रिफला भी दे देंगे और कुछ दे देंगे इस प्रकार का, सूक्ष्मकर दे देंगे, उसके साथ भी अन्य द्रव्य दे देंगे और ऐसे बहुत सारी दवाइयां दिन भर में देते रहेंगे इस प्रकार। तो उसमें हम ऐसा सोचते हैं कि ये द्रव्य मैं इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये द्रव्य इस काम के लिए कर रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार का काम करेगा। अब ज्यादातर ऐसा होता है, ऐसा नहीं है क्या ऐसा होता नहीं है, होता है, लेकिन सही रास्ता क्या है, तो हम नतीजे पर पहुंचे युक्ति प्रमाण से, ये ऐसा ऐसा हुआ है और फिर उसके लिए ये करने की जरूरत है और ये द्रव्य इस प्रकार का काम करेंगे, चाहे सिंगल द्रव्य हो या कॉम्बिनेशन इस प्रकार का हो। और फिर उस तरीके से कार्य होना जरूरी इस प्रकार का। अगर खंडसरकर कहते थे गणित जैसा है, पड़ताड़ा जिसको बोलते हैं, कि उसकी अनुभूति हो गई, हाँ बराबर मैंने जिस प्रकार से सोचा था उस प्रकार से ये गणित सुलझ गया उस प्रकार। लेकिन ये काफी मुश्किल इस प्रकार का विमल विपुल बुद्धेर की बुद्धि माकुली कुली हो किंतु बुद्धे है, ग्रंथकार ही बताते हैं विमल बुद्धि विपुल बुद्धि है तो भी ये मुश्किल है। तो अल्प बुद्धि वालों की क्या कथा इस प्रकार से। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हम आयुर्वेद की दृष्टि से विचार करें, ये सबसे अहम चीज है, ये हमारा कर्तव्य। हम भी अगर एलोपैथी की दृष्टि से विचार करने लगेंगे तो आयुर्वेद की दृष्टि से विचार कौन करने वाला है। हम उनसे तो अपेक्षा नहीं रख सकते कि वो आयुर्वेद की दृष्टि से विचार करें, अपेक्षा तो हमारी तरफ से ही होनी चाहिए कि भली भांति हम आयुर्वेद की दृष्टि से विचार इसके बारे में कैसे करेंगे। ये तो अष्टविध वीर्य हो या द्विविध वीर्य इस प्रकार का हो, उन्हीं के जरिए काम होता रहता है, ऐसा उनका कहना है। सर्वा वीर्य कृता क्रिया, जो भी क्रिया है वो वीर्य कृत इस प्रकार की है। और इसके बारे में आधुनिक विज्ञान में कोई बहस नहीं है, वो द्रव्य पर ही टिके हुए हैं। जो भी उसका एक्टिव प्रिंसिपल रहेगा वो द्रव्य है उनके हिसाब में। और हम गुणों की बात कर रहे हैं, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। हम गुण दे नहीं सकते, गुण देने के लिए द्रव्य ही देना पड़ता है क्योंकि उनका स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन वही काम करते हैं, देना पड़ता है द्रव्य, और उसमें काफी इस प्रकार के गुण होंगे, काफी कार्मुकत्व होगा। किस कार्मुकत्व को हम बढ़ाना चाहते हैं, किस कार्मुकत्व को हम उपयोग में लाना चाहते हैं, उसके बारे में सोचकर कौन सी कल्पना, कौन से संयोग, कौन से संस्कार उसके ऊपर करने हैं, ये सोचना है। तभी ये बात भली भांति बनेगी इस प्रकार से। तो मैं समझता हूँ कि हमें ही आयुर्वेद की दृष्टि से विचार करना है, दूसरा कोई इस प्रकार से विचार करने वाला नहीं होगा। और सबसे बुरी बात है कि हम आयुर्वेद से दूर जा रहे हैं। अभी जो इंटीग्रेशन का माहौल चलता रहता है उसमें हम आयुर्वेद के मूल सूत्रों को ही भूल जाते हैं और उनके जरिए सोचना भी भूल जाते हैं, और ये सबसे बड़ा खतरा है। तो हमें इसी में काम करना है, इसी के बारे में सोचना है। हाँ।
और अभी CCRS का जो प्रयास चल रहा है वो आयुर्वेद के मार्गदर्शन के अनुसार नहीं है, ये एक अहम चीज इसमें रहे। तो ठीक है। वीर्य के बारे में इस प्रकार से सोचना, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी और फिर उसको आगे लेके जाएंगे। रसोनिपाते द्रव्याणां विपाकः कर्मनिष्ठया वीर्यं यावदधिवासान् निपातात् चोपलब्धि। अब इनकी अनुभूति कब होती है? तो रसो निपाते द्रव्याणां, द्रव्य का निपात होते ही उसका रस के बारे में पता चलता है। विपाकः कर्मनिष्ठया, जो कर्मनिष्ठा निष्ठा पाक जो बताते हैं क्रिया परिसमाप्ति, तो उसमें विपाक का कार्य चल पड़ता है, मालूम पड़ता है। वीर्यम यावद अधिवासा, और जब तक वो शरीर में है तब तक वीर्य की अनुभूति इस प्रकार की होती रहेगी। निपाता चोपलब्ध, और तुरंत जैसे ही उससे संपर्क हुआ तो उसके वीर्य के बारे में पता चलता। तो इन सभी को भली भांति हम समझने की कोशिश करेंगे कि निपात होने पर अभी जो भी आहार द्रव्य है, जो भी औषधि द्रव्य है जिनका मुख से इस प्रकार से सेवन किया जा रहा है, तो उसके रस के बारे में तुरंत पता लग जाएगा कि ये कड़वी है, ये मधुर है, वगैरह वगैरह इस प्रकार। पचन होने के बाद जाठरे नाग्निना योदाति यदुदेति रसांतरम रसानां परिणामांत स विपाकेति स्मृतः। तो विपाका कर्मनिष्ठया, और उसका जो गुरुमंदादि वीर्य है या उष्णशीत, ये जो वीर्य है वो जब तक वो द्रव्य शरीर में है और उसका संपर्क आने के बाद तुरंत वीर्य का एहसास होगा, वीर्य के बारे में प्रतीति इस प्रकार की होती रहेगी। तो इन सभी भावों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे आहार द्रव्य है, हमारा सौभाग्य है कि बहुत सारे आहार द्रव्यों के बारे में ग्रंथ में निर्देश है, रस क्या है, विपाक क्या है, वीर्य क्या है, इसके बारे में। लेकिन जो अभी नए द्रव्य इसमें आ गए हैं, विदेशों से आ गए हैं, उसके बारे में कैसे सोचना है, ये एक अहम चीज रहेगी। उसके विपाक के बारे में कैसे सोचना है, ये भी एक अहम चीज रहेगी। और फिर वीर्य उसका जो है जिस प्रकार का कार्य वो करता रहेगा द्रव्य, तो इन सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। विपाक के कर्म और वीर्य के कर्म में क्या फर्क को कैसे करेंगे, फर्क को कैसे करेंगे। तो ये कहना है उनका, किंचित रसेन कुरुते किंचित कर्म पाकेन चापरम गुणांतरेण वीर्येण प्रभावेणैव किंचन। तो कुछ कर्म रस से, कुछ विपाक से, कुछ वीर्य से, कुछ प्रभाव से इस प्रकार के होते रहते हैं। और यद् द्रव्य रसादीनां बलवत्वेन वर्तते अभिभूयेतरां कारणत्वं प्रवर्तते, जो बलवान इसमें रहेगा वो दूसरों का पराभव करके अपने कार्य को, कार्य को, कर्म को दिखाएगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कामुकत्व क्या होगा ये समझ लेना चाहिए। तो ये काफी टेढ़ा मुश्किल इस प्रकार का मामला है। ठीक है, कल आगे सोचेंगे इसके बारे में।
आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः स्वाहा पुनर्विनिश्यामः। I think we should move towards minimum medicine and maximum results. Single herb treatment is more closer. And that is true. लेकिन ये कर पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का भी होता है।